वेलकम टू केमिस्ट्री विथ फन। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उस शानदार टॉपिक जिसे आप बार बार पढ़ने में कहते हैं ऑर्गेनिक समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करें, क्या होता है, कब बॉन्ड टूट रहे हैं, कब बॉन्ड नहीं टूट रहे हैं। इन सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत आसान वे में, अगर आपने ये पूरा का पूरा वीडियो देखा और समझने की कोशिश की तो ये बात मैं डैम श्योर कह सकता हूँ कि आपको आज के बाद इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन से रिलेटेड और इंडक्टिव इफेक्ट जो जीओसी के पार्ट्स हैं। आइए बच्चों, आप लोग रेडी हैं? डिस्कस करें जीओसी क्या होता है, कैसे कैसे इसके बारे में समझेंगे। आइए स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहूं कि आप पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते ही क्या है कि कोई आपने क्या लिया, कोई आपने रिएक्टेंट लिया है, इस रिएक्टेंट को आप कहाँ ले जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर ये रिएक्टेंट कहाँ जाता है, प्रोडक्ट में जाता है। तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में जाना इट मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये प्रोसीड होता है। रिएक्टेंट क्या हो रहा होगा, डिकम्पोज हो रहा होगा, और ये क्या हो रहा होगा, फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो एक चीज घट रही होगी और एक चीज क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। बात क्लियर है? आइए इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। ए है और बी मान लीजिए आपस में रिएक्ट कर गए, क्या बना दिया, ए बी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया। ये आपके क्या है, प्रोडक्ट है। ये आपका क्या है, दोनों के दोनों, तो आप बोलेंगे ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। तो कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाने के लिए एक सर्टेन कंडीशन लगते हैं। कंडीशन इन द सेंस, अभी आप कहेंगे सर इन्वायरमेंट में तो ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, दोनों को रिएक्ट करके क्या बना देना चाहिए, वाटर। जबकि ऐसा नहीं होता है। तो इन सारी चीजों को होने के लिए आपको एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है जिसे आप कहते हैं रिएक्शन कंडीशन। तो जब तक आप इन सब चीजों को नहीं समझेंगे तब तक आपसे प्रोडक्ट बनेगा, अगर बन भी गया तो आपको कोई कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा। तो पहले आप क्या समझना है, रिएक्टेंट गिवन होता है, कुछ उसके रिएक्शन कंडीशंस गिवन होते हैं, उसके बाद आपका बनता है क्या, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो रिएक्शन कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो रिएक्शन कंडीशन में जनरली आप कहते हैं या तो आपको क्या दिया हो, टेम्परेचर गिवन हो, या तो आपको हीट के फॉर्म में लिख दिया हो डायरेक्ट, या तो आपको सनलाइट गिवन हो, या तो आपको क्या गिवन हो, रिएजेंट्स गिवन हो, या फिर आपको क्या दिया हो, कैटलिस्ट। ये सब जनरली है क्या, रिएक्शन कंडीशंस हैं कि इस कंडीशन पे देंगे तो ये रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बना देगा, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में जाने के लिए ऐसे तो चले नहीं जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल अगर हम ले लें, H2 रिएक्ट कर गया O2 के साथ, आपने कहा सर ये बना क्या लिया, वाटर। तो बस आपको यही नहीं समझ में आता है कि ये बनेगा कैसे। अगर हम इसे कहें ये बनेगा कैसे, तो इसके लिए इन्वायरमेंट में क्या है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, दोनों रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, वाटर। लेकिन क्या बनते हैं, क्या आपने ऐसा देखा कहीं, नहीं। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए भी, इसको कन्वर्ट होने के लिए भी क्या चाहिए, तो आप बोलेंगे सर रिएक्शन कंडीशन चाहिए। अब इस रिएक्शन कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, हीट गिवन होगा, कैटलिस्ट हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, ये सारी चीजें दी होंगी तभी ये रिएक्टेंट कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट में जाएगा। इट मींस किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए क्या चाहिए होता है, रिएक्शन कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर रहती है बातें? आइए इसमें और चीजें समझने की कोशिश करते हैं। जैसे और भी चीजें गिवन हो सकती हैं, आपको कह दे कोई सबस्ट्रेट है, इसमें एक चीज और ले लीजिए, क्या आप ले लीजिए, रिएजेंट ले लीजिए। तो सबस्ट्रेट को भी आप क्या कहते हैं जनरली, ये आपका क्या है, रिएक्टेंट ही है, और ये आपका क्या है, अटैकिंग एजेंट है। मतलब अटैक करेगा या फिर उसके साथ जुड़ेगा, मतलब जो भी कुछ करना होगा ये रिएजेंट्स ही करेंगे। क्लियर है? ये रिएजेंट भी कब करेंगे, जब इनके लिए कुछ सर्टेन कंडीशन गिवन हो। आइए एक दो एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर कराना चाहते हैं कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में ले जाते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज है, कैसे ले जाएंगे, क्यों ले जाएंगे, कब जाएगा।
ये सारी बातें समझेंगे। आइए एक एग्जांपल लिखते हैं, हो सकता हो आपको समझ में आ जाए। आइए, अगर मैं आपसे कह दूं कि एल्कीन दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2, HBr के साथ आप क्या करेंगे, रिएक्टेंट दिया हुआ है, ये भी आपका रिएक्टेंट है, ये भी आपका रिएक्टेंट है। मान लीजिए यहां आपको क्या गिवन है, हीट गिवन है। अब कह रहा है आप क्या बनाइए, प्रोडक्ट बनाइए। तो आपने क्या देखा कि रिएक्टेंट दिया है, उसके साथ कुछ ना कुछ क्या दी गिवन है, कंडीशन। अगर कंडीशन नहीं होगा तो आप ये डैम श्योर कहिए कि वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। और एग्जांपल देखिए, CH3COH एल्डिहाइड का रिएक्शन करा दे किसके साथ, ये आपको अभी नहीं पता, बट मैं बता दे रहा हूं ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो क्या मैं ये कह देता CH3COH लिखा है, कुछ भी नहीं गिवन है, कोई कंडीशन नहीं है, ना तो हीट है, ना ही टेम्परेचर है, ना ही प्रेशर है, ना ही कैटलिस्ट है, और ना ही आपको रिएजेंट दिया है, क्या ये प्रोडक्ट बनेगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ऐसे केस में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो पहली बात अगर हम कहें रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में जाने के लिए क्या अप्लाई हुआ होगा, तो पहला कंडीशन यही होता है कि बॉन्ड का डिसोसिएशन होता होगा। क्या होता होगा बच्चों, बॉन्ड का डिसोसिएशन। जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे तब तक ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। तो पहला कंडीशन ही स्टार्ट होता है जीओसी का, जिसे अब यहां से आपका जीओसी स्टार्ट हुआ। ये तो बेसिक फंडामेंटल्स बातें थी जो मैं ये बताना चाहता था कि रिएक्टेंट से कहां जाएंगे, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में जाने के लिए कुछ ना कुछ आपको क्या गिवन होगा, रिएक्शन कंडीशन गिवन होंगे। इस रिएक्शन कंडीशन में क्या क्या हो सकते हैं, टेम्परेचर, हीट, सनलाइट, रिएजेंट, कैटलिस्ट, या कोई सॉल्वेंट भी गिवन हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल समझाए, एग्जाम्पल्स को लिया तभी प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन आपने केवल एल्डिहाइड ले लिया, एल्डिहाइड पे आप ना कोई रिएजेंट दे रहे हैं, ना कोई रिएक्शन कंडीशंस दे रहे हैं, तो क्या वो कोई प्रोडक्ट बनाएगा, तो आप प्यारे बच्चों क्या बोलिएगा, नहीं बनाएगा। मतलब ये पूरी कहानी आपको समझ में आनी चाहिए कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाने के लिए कुछ कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। आइए आपसे बात करते हैं कि इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में ले जाने के लिए पहला कंडीशन आप क्या समझिए, पहला कंडीशन आप समझिए बॉन्ड डिसोसिएशन। किसको समझिए बच्चों, बॉन्ड डिसोसिएशन को समझिए। अब बॉन्ड डिसोसिएशन का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे सर बॉन्ड डिसोसिएशन का मतलब है कि कोई दो एटम या मॉलिक्यूल के बीच में अगर बॉन्ड बना है तो क्या होगा, टूटेगा। क्या होगा, टूटेगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन हम पढ़ेंगे इसमें बच्चों, इस बॉन्ड डिसोसिएशन की कहानी देखेंगे। आइए देखते हैं क्या होता है बॉन्ड डिसोसिएशन। तो बॉन्ड डिसोसिएशन करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एंथैल्पी की जरूरत पड़ती है। बॉन्ड तो ऐसे टूटेगा नहीं कि कोई आया कह रहा बॉन्ड टूट जाओ, टूट गया, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। इसका मतलब है, तो हम बोलेंगे क्या, द अमाउंट ऑफ एनर्जी या आप कह सकते हैं इंथैल्पी विच इज रिक्वायर्ड टू break a 1 mole of bond, that is called bond enthalpy, या फिर आप बोलिए बॉन्ड एनर्जी। क्लियर है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। अभी तो बता रहे थे रिएक्शन कंडीशन में क्या हीट वगैरह क्यों दिए होते हैं, क्योंकि उसका बॉन्ड क्या हो सके, टूट सके। तो बॉन्ड को टूटने के लिए क्या चाहिए, एक एनर्जी चाहिए या फिर इंथैल्पी चाहिए जो उस बॉन्ड को क्या कर सके,
ब्रेक कर सके। और जब तक बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं तब तक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन नहीं होंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। क्लियर है? तो बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए क्या जरूरी है? मुझे बॉन्ड इंथैल्पी चाहिए या एनर्जी चाहिए जो उस बॉन्ड को क्या कर सके, ब्रेक डाउन। सो बॉन्ड डिसोसिएशन दो तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। पहला हम लोग पढ़ेंगे होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन। होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन। होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे HBD। एस से होमो, बी से बॉन्ड, डी से डिसोसिएशन। होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन। इसमें याद रखिएगा होमोलिटिक में क्या बनते हैं? फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। क्या बनते हैं बच्चों? फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अब कहेंगे आप फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, वो नहीं समझ पा रहे होंगे। आइए मैं बताता हूं। फ्री रेडिकल वो होते हैं जो क्या कंटेन करें? और इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं जो ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एटम हो, एलिमेंट हो या फिर आपका क्या हो, मॉलिक्यूल हो, वो क्या कहलाता है? फ्री रेडिकल कहलाता है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन जब होमोलिटिक होगा तो पहली बात क्या बनेगा वहां? फ्री रेडिकल्स। अब इस होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन में आप बोलेंगे सर इसमें तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द टू एटम। दो एटम के बीच में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे अभी हमने कहा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए और बी एटम है। ए और बी एटम दोनों ने आपस में क्या कर लिया है? गुलू गुलू किया है। क्या किया है? गुलू गुलू का मतलब बॉन्ड बनाया है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। अब एक इलेक्ट्रॉन, हम कंडीशन इसको दे दे रहे हैं एच न्यू। एक इलेक्ट्रॉन ले ले ए एटम और एक इलेक्ट्रॉन ले ले बी एटम, तो बन जाएगा ए पे ऑड इलेक्ट्रॉन और बी पे ऑड इलेक्ट्रॉन। तो कलेक्टिवली इनको क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे बच्चों? फ्री रेडिकल कहेंगे। क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल बोलेंगे। तो होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन में क्या आपको समझना है कि इसमें बनते क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स होते हैं। फ्री रेडिकल किसे कहते हैं? जो ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल कहते हैं। फ्री रेडिकल बनते कैसे हैं? दो एटम के बीच में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाए? डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो क्या कहलाता है? क्या बनता है? फ्री रेडिकल बनता है। इतनी बातें समझ में आई। अगर हम बात करें ये होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन होगा कब, क्या क्या कंडीशन गिवन हो, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसके लिए कंडीशंस जो हैं वो क्या क्या होने चाहिए। पहली बात तो आपको क्या गिवन हो? होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल गिवन हो। होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे अगर मैं कह दूं Cl2 Br2 H2 I2 ETC। अगर ये होमोडाइटॉमिक का मतलब है सेम एटम कितनी बार है? दो बार। क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, आयोडीन आयोडीन। तो ये कैसे होमोडाइटॉमिक मॉलिक्यूल गिवन हो, या इन्हीं को सीधे सीधे हम बोल सकते हैं ये होते क्या है? नॉन पोलर। कैसे होते हैं? अगर आपका क्या दिया हो? नॉन पोलर दिया हो तब भी क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल्स बनते हैं। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही हो। अगर जहां भी आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो दोबारा किसी वीडियो में मैं आपको इन जिससे भी रिलेटेड आपको कोई डाउट होगा मैं उसको क्लियर कर दूंगा। लेकिन मुझे आई होप आपको लग रहा होगा सारी चीजें समझ में आ रही हैं। तो इतनी बातें याद आई। होमोडाइटॉमिक मॉलिक्यूल गिवन हो, Cl2 Br2 H2 I2, इनको जनरली हम क्या बोलते हैं? नॉन पोलर कहते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन पोलर। मतलब इससे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता है, और जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा तो पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी। एकदम से ये लड्डू है जी, कुछ है ही नहीं। ऐसे बॉन्ड डिसोसिएशन अगर आपने प्यार से समझ लिया तो समझो ऑर्गेनिक
केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट आपके हाथ में आ रहे हैं। अगर इन सब चीजों को आपको नहीं आएगा तो आप हमेशा फंसेंगे। जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक प्रॉब्लम बनाएंगे वैसे वैसे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जब आप क्वेश्चन बनाने जाएंगे तब आपको ये सारी चीजों का कंडीशंस, क्योंकि रिएक्शन कंडीशन होगा नहीं तब तक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो पहला क्या आपने कहा, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल हो, या फिर आपको क्या गिवन हो, एचन्यू दिया हो। एचन्यू को जनरली हम क्या कह दें, फोटान कह दें, या फोटान की बजाय क्या बोल दें, सीधे मैं क्या लिख दूं, सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रे एचन्यू दिया हो, या फिर आपको इंथैल्पी हीट के फॉर्म में दिया हो, या कहीं कहीं लिख देता है क्या हाई एनर्जी गिवन हो। तो ऐसे केस में आप क्या समझेंगे, कैसा बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा, होमोलिटिक। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स देखूंगा, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर मक्खन जैसा एकदम लड्डू लगेगा ये है क्या। आइए, और क्या गिवन हो सकता है, और आपको क्या दिया हो, पर ऑक्साइड, क्या गिवन हो बच्चों, पर ऑक्साइड गिवन हो। पर ऑक्साइड में जैसे आपने पढ़ा होगा बेंजोइल पर ऑक्साइड, बेंजोइल पर ऑक्साइड। आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, ये सब है क्या मैं कंप्लीट डिस्कस करूंगा। मैं आपको, मेरी ये जिद है कि आपको ऑर्गेनिक सिखा के ही रहूंगा, बस आप हमसे जुड़े रहें और कंप्लीट वीडियो को देखिए। बीच बीच में आप समझने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो पर ऑक्साइड गिवन हो, पर ऑक्साइड गिवन होगा तब भी क्या बनने के चांसेस हैं, होमोलिटी डिसोसिएशन होगा। क्लियर है। और क्या दिया हो, कभी कभी आपको गिवन होता है CCl4। CCl4 भी क्या बनता है, कैसा बॉन्ड का डिसोसिएशन करने की टेंडेंसी रखता है, फ्री रेडिकल, क्योंकि ये कैसा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। कैसा सॉल्वेंट है, नॉन पोलर, तो ये भी बनाता है क्या, फ्री रेडिकल्स। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन होगा कब, जब अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए 1 मोल ऑफ बॉन्ड दैट इज नोन एज बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन दो तरीके से, पहला क्या देखा आपने, होमोलिटिक। होमोलिटिक कब होगा, कब होगा बच्चों, तो आप कहेंगे सर मुझे तो पता चल ही गया, होमोलिटिक जब भी होगा तो फ्री रेडिकल बनेंगे। फ्री रेडिकल क्या होते हैं, जिनके ऊपर क्या हो, ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग हो। हम इसे बोलते हैं इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। दोनों एटम के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम ये ले ले, एक एटम ये ले, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने, दोनों पे ऑड इलेक्ट्रॉन आ गए, क्या बोल दिया, फ्री रेडिकल। अब हम कब समझेंगे इस तरह का बॉन्ड टूटेगा, कुछ कंडीशंस हैं, जैसे होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल गिवन हो, इस तरह के एटम मॉलिक्यूल्स, या फिर आपको क्या गिवन हो, नॉन पोलर, या फिर क्या गिवन हो, फोटॉन्स या सनलाइट गिवन हो, हीट गिवन हो, परऑक्साइड हो, CCl4 हो। अगर इतने कंडीशंस आपको मिल रहे हैं, इट मींस आप समझिएगा कैसा डिसोसिएशन हो रहा है, होमोलिटिक। और होमोलिटिक में बनेंगे क्या, फ्री रेडिकल। क्लियर है, बोलिए बच्चों यस या नो, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो समझेंगे हम लोग, क्या समझेंगे, हेटेरोलिटिक डिसोसिएशन। अगर हम दूसरा बॉन्ड डिसोसिएशन का समझें तो उसे हम लोग समझेंगे किस फॉर्म में, हेटेरोलिटिक डिसोसिएशन। हेटेरोलिटिक डिसोसिएशन। इस हेटेरोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन में क्या होगा, तो पहली बात याद रखिएगा, इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ आयंस बनेंगे। क्या बनेंगे बाबू बच्चों, आयंस बनेंगे। कैटायन कह लीजिए या फिर क्या बोल लीजिए, कैटायन एंड एनायन का फॉर्मेशन होगा। तो हेटेरोलिटिक डिसोसिएशन में क्या बनते हैं, आयंस बनेंगे। क्या बनेंगे बच्चों, आयंस, या तो कैटायन बन जाए या तो एनायन बन जाए, हो सकता हो दोनों का फॉर्मेशन हो जाए। जैसे हमने कहा ए और बी एटम है, तो आप कहेंगे दो इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी लगे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम ले ले, तो अभी आपने देखा जहां से ये एरो मूव कर रहा है, ये एरो आप समझ पा रहे हैं बच्चों, ध्यान देना, इस इलेक्ट्रॉन की कहानी में ये जो एरो जिस तरफ जाता है ना, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट उसी तरफ हो रहा है।
इतना तो आप जानते ही होंगे। तो ए पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस, और बी पे कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस। अगर ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ए की तरफ होती तो ए पे क्या आ जाता, माइनस, और बी पे क्या आ जाता, प्लस। क्लियर है, समझ में आई बच्चों। अब इसके लिए क्या चाहिए, तो इसका मतलब है ये कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। अगर पोलैरिटी डेवलप्ड है, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा, पोलर होंगे, तो आप बोलेंगे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। दो एटम के बीच में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए अगर इलेक्ट्रॉन का, तो ऐसे केस में क्या, कैसा बॉन्ड डिसोसिएशन होता है, हेट्रोलिटिक। बाकी होमो का अगर कहानी याद है तो हेट्रो का तो ऑटोमेटिक आप बता ही देंगे। क्लियर है इतनी बातें, बोलिए बच्चों यस या नो। फॉर्मेशन ऑफ आयंस होते हैं या तो कैटायन और एनायन। ये आपके दोनों बन क्या गए, तो आप बोलेंगे सर ये दोनों तो आपके हैं क्या, आयंस ही तो हैं। आयंस में कलेक्टिवली क्या बोल दिया, कैटायन और एनायन। अगर ये सब बातें आपको पता, इसके लिए भी आपको हीट वगैरह दिया हो सकता है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए हीट के फॉर्म में। ऐसे केस में आपका जो बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा कैसा होगा, हेट्रोलिटिक बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा। तो आई होप आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए जो पहला कंडीशन है वो क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन है। इस बॉन्ड डिसोसिएशन को दो तरीके से हमने डिवाइड किया, एक होमोलिटिक और एक हेट्रोलिटिक। आइए एक दो एग्जाम्पल के साथ हम इसको बाइंड अप करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि कंडीशंस दिए हो तो उस कंडीशन के बेसिस पे हम क्या समझें, होमोलिटिक है या फिर हेट्रोलिटिक। अगर आप बॉन्ड तोड़ ले गए तो समझ लीजिए आप 70% प्रोडक्ट बना ले गए। अगर बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड तोड़ लिया आपने, तो ये जान लीजिए कि आप प्रोडक्ट के क्या हैं, नजदीक हैं। उसके बाद थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझना होता है इलेक्ट्रॉन का। अगर इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट उसके बाद समझ में आ जाए तो प्रोडक्ट कंप्लीट समझ में आ जाता है कि प्रोडक्ट कैसे बनेंगे। तो रिएक्शन आपको रटने बिल्कुल नहीं है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको मैं बताऊंगा कि प्रोडक्ट कैसे बनाएं। आइए एक दो एग्जांपल लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं आपके सामने, एक लिख रहा हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां लिख दिया हमने HBr और यहां हमने दे दिया आपको हीट। थोड़ा सा क्या प्रोवाइडेड है, हीट दिया हुआ है। तो क्या आप इसमें समझ पाएंगे कौन तरीके से बॉन्ड टूटा है, तो आप देखिए जरा इन सबस्ट्रेट को देखिए, क्या ये होमोडायटोमिक है, नहीं। आप बोलेंगे नहीं सर ऐसा तो कुछ इसमें दिख नहीं रहा है, क्या इसमें होमोडायटोमिक है, नहीं। हीट दिया है मतलब बॉन्ड तो टूटेगा ही टूटेगा, हीट दिया है तो बॉन्ड टूटेगा ही टूटेगा। इसका मतलब है, अब यहां पे आपको पता होगा, क्लास 11th में आपने सीखा होगा कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड वीकर होता है एज कंपेरिजन टू सिग्मा बॉन्ड। वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा वन बाय वन, आप पहले इसको समझिए। क्या मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूं तो आप कहेंगे सर मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि जरा बताइए इसमें किस पे प्लस आएगा किस पे माइनस, मुझे ये डाउट हो रहा है। तो या तो आपको क्या पता हो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कॉन्सेप्ट पता हो, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कहते ही किसको है, जो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ क्या करता हो, खींचता हो, ऐसे को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। इसमें आप देखेंगे कि दो इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, होमोलिटिक तो हो नहीं रहा है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन तो लेंगे नहीं। इसका मतलब बनने वाला क्या है, बनने वाला क्या है बच्चों, क्या बनेगा, आयंस बनेंगे। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी याद रखिएगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम आपका कौन सा है, फ्लोरीन, सबका पप्पा यही है। उसके बाद कौन है इसका, ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और क्लोरीन की लगभग लगभग आपस में क्या होती है, बराबर। उसके बाद ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर है, बोलिए। इसके बाद आता है आपका कार्बन और सल्फर की अप्रोक्सीमेटली बराबर होती है,
और इन दोनों में बात करें, इसके बाद हाइड्रोजन आता है, इसके बाद आप जो पढ़ते हैं वो क्या है, मेटल्स। तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? आइए, अगर उस तरह नहीं समझ पाए तो इसमें मैं थोड़ा सा समझाऊं। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। मैंने कहा इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हाइड्रोजन के पास, तो आप बोलेंगे सर 1 होता है। ब्रोमीन के पास कितने हैं, 7 है। तो जरा बताओ 1 अधिक है कि 7? 1 अधिक है कि 7? तो आप बोलेंगे सर 7। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होगा, ब्रोमीन की तरफ। ये बॉन्ड टूटेगा तो H पे क्या आएगा, प्लस, और ये हमारे साथ इंडक्टिव इफेक्ट में एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा 1 बाय 1। तो आप धीरे धीरे समझने को, एक साथ नहीं समझ में आएगा। अब इस बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करें तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत आसान हो गया, हमने इसको तोड़ लिया। चलिए, नहीं मुझे पता था प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ। यहाँ पे इस बार आप क्या कर दीजिए, प्लस, और यहाँ क्या कर दीजिए, माइनस। इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो क्या दिख रहा है आपको, माइनस वाला कहाँ चला जाएगा, प्लस के पास, प्लस वाला कहाँ चला आएगा, माइनस के पास। तो एक प्रोडक्ट तो इधर बन जाएगा। सिमिलरली H प्लस है माइनस के साथ, माइनस है प्लस के साथ। तो आपको प्रोडक्ट नहीं भी बनाना आ रहा था तो केवल आपने क्या किया, बॉन्ड का डिसोसिएशन क्या प्रोडक्ट बन गया। कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं यहाँ पे, 2। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, तो आप बोलेंगे सर CH3 CH CH2, इस पे कैसा चार्ज है, प्लस। तो यहाँ हम ला के जोड़ेंगे किसको, आयोडीन को। इस पे कैसा चार्ज है, माइनस। तो यहाँ ले आके जोड़ेंगे हम किसको, H को। बोलिए यस या नो, समझ में आया बच्चों? बाद में देखिए भाई हम समझाएंगे कौन सा प्रोडक्ट मेजर है, कौन सा माइनर है, ये ग्रुप डिसाइड करेगा। क्लियर इतनी बातें? आइए फिर दूसरा प्रोडक्ट क्या बनने के चांसेस हैं, तो आप बोलेंगे सर ये CH3 CH CH2, इस पे तो माइनस आया है तो क्या लाके जोड़ दें, ये आई नहीं है, ये ब्रोमीन है। चलो सॉरी इसके लिए, तो ये क्या है, ब्रोमीन है। तो जस्ट यहाँ देखिए क्या लाके जोड़ दें हम, ब्रोमीन, और यहाँ क्या लाके जोड़ दें, H। अगर आपको ये 2 प्रोडक्ट बन गए, मान लिया ये A प्रोडक्ट है और ये कितना प्रोडक्ट है, 2। तो क्या आपने कोई चीज याद रखनी थी इसमें, नहीं ना, केवल आपने क्या किया, बॉन्ड को ब्रेक किया, प्लस वाले को माइनस के साथ, माइनस वाले को प्लस के साथ ला करके कुछ यूं प्रोडक्ट बनाया। ये तो आपको समझाना था, जब आप हमसे पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा ये सब चीजें तो एकदम लड्डू है जी, लड्डू है। एक बार बॉन्ड तोड़ा, ये लो प्रोडक्ट, जितेंद्र सर ने कहा ये लो प्रोडक्ट बना लिया आपने, नहीं भी आ रहा था तब भी आपने क्या किया, प्रोडक्ट बना लिया। अब बस यहाँ थोड़ी देख ले, मैं इंडक्टिव इफेक्ट में कंप्लीट समझाऊंगा। ये ग्रुप आपका डोनेटिंग है, कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इसका मतलब है इस पे जब प्लस चार्ज आएगा तो इसको ये क्या करेगा, स्टेबल। और यहाँ पे कैसा है, निगेटिव चार्ज, और ये देने वाला ग्रुप कैसा, थोड़ा सा इसे करेगा, अनस्टेबल। तो जाहिर सी बात है स्टेबल प्रोडक्ट ही क्या होता है, मेजर होता है, और ये क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। ये जनरली है क्या क्या, मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक का रूल का था, बट मैंने आपको केवल किससे बताया अभी, बॉन्ड डिसोसिएशन करके। आइए, ये तो आपने देख लिया कैसा डिसोसिएशन हुआ, आयंस का फॉर्मेशन हुआ। तो आप बोलेंगे सर ये क्या ही आपने बता दिया, क्या ही आपने बता दिया, ये बात तो मैं आज तक ऐसे समझा ही नहीं था कि जो ऐसे भी प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं क्या, यस बनाए जा सकते हैं, क्योंकि आप पढ़ कहाँ रहे,
जितेंद्र सर के साथ। क्लियर है? आइए, ये तो आ गया हेटेरोलिटिक डिसोसिएशन। ये कैसा डिसोसिएशन का एग्जांपल था? तो आप बोलोगे सर हेटेरोलिटिक का था। आइए एक होमोलिटिक का करा देते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हेटेरोलिटिक डिसोसिएशन में प्रोडक्ट आपने बनाया। मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आपको इंडक्टिव इफेक्ट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता चल जाए, रिजोनेंस का चल जाए, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सारी डिस्कशन हम करेंगे। डोंट वरी, आप बस समझते जाइए धीरे धीरे। एक एग्जाम्पल होमोलिटिक का ले लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमने कहा Cl और यहाँ दे दिया आपको सल्फेट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन बन गया। तो लड्डू है, तो आप बोलेंगे सर ये क्या होमोडायटोमिक है? तो आप कहेंगे देखो क्लोरीन क्लोरीन हो गया। ये जनरली है कैसा? नॉन पोलर। कैसा है? नॉन पोलर। तो ऐसे केस में कैसा डिसोसिएशन होगा? होमोलिटिक। और यहाँ दिया भी क्या है? सनलाइट, क्योंकि कंडीशन में हमने आपको समझाया था। तो ये जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो कैसा टूटेगा? क्लोरीन पे और इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन पे भी और इलेक्ट्रॉन। जब यहाँ पे फ्री रेडिकल्स बन गए तो मजबूरी है कि इनको भी क्या बनना पड़ेगा? फ्री रेडिकल। ये बॉन्ड टूटेगा तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इन दोनों पे क्या ला दिए? ये बस मैं आपको समझाने के लिए बेसिक बातें समझा रहा हूँ। अभी बहुत सारे इसमें कंडीशंस हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट कंडीशन नहीं बताना है। यही तो दिक्कत आती है। लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट आपको कंडीशन समझा देते हैं। बेसिक बातों का पहले तो बच्चे इसीलिए डर जाते हैं कि कहाँ बॉन्ड तोड़। अरे तुम बॉन्ड तोड़ लो, दो तरीके से तोड़ो, एक होमोलिटिक और एक हेटेरोलिटिक। बिना सोचे समझे तोड़ लो। तोड़ लिया, बाद में डिस्कस करेंगे कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है। स्टेबल वाला मेजर हो जाएगा, अनस्टेबल वाला माइनर। तो आप कुछ मत करिए, इस वाले को इसके साथ जोड़ दीजिए और इस वाले को इसके साथ। तो आप बोलेंगे क्या बन गया? तो आप बोलेंगे सर ये तो एकदम लड्डू हो गया, लड्डू हो गया। ये तो बन क्या गया? आप बोलेंगे सर विसिनल डाइहैलाइड। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे जब आपको हम हेलो एल्केस हेलो एल्केस पढ़ाएंगे। अभी तो बस आप केवल लड्डू खाते जाइए, प्यारा प्यारा लड्डू बना रहे हैं, केवल आप बॉन्ड तोड़िए, प्रोडक्ट बनाइए। क्लियर है? चलिए, पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए क्या लगेगा? बॉन्ड डिसोसिएशन। तो आई थिंक प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड डिसोसिएशन, जब तक आपको बॉन्ड डिसोसिएशन नहीं आएगा ना, तब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार फंसेंगे, बार बार आपको दिक्कत आएगी कि बॉन्ड कहाँ तोड़े, कहाँ अटैक कराएं। इस सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आप ये समझेंगे। क्लियर है? आइए, तो आप ये मत समझिए रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में चला जाता है। तो पहला कंडीशन क्या होता होगा? तो आप बोलेंगे सर बॉन्ड डिसोसिएशन। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन के बाद दूसरी चीजें हम समझेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। मतलब इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, कब जाएगा, कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में जनरली हम पढ़ते क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जनरली सारे तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में ही है। तीसरी बात जो हम लोग पढ़ेंगे रिजोनेंस इफेक्ट। चौथी बात जो पढ़ेंगे SIR इफेक्ट। SIR का मतलब होता है स्टेरिक इनहिबिशन रिजोनेंस। सारी बातें डिस्कस होंगी। पांचवा जो हम लोग पढ़ेंगे वो है क्या? आर्थो इफेक्ट। और छठी बात जो इसमें डिस्कस की जाएगी वो आपका होगा क्या? एरोमेटिसिटी। इट मीन्स इस GOC को कंप्लीट करने के लिए पहला लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। फर्स्ट लेक्चर आप इसको देखिएगा, जितने भी ये यूट्यूब पे मिलेगा आपको GOC मास्टर क्लास 1, 2, मास्टर क्लास 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे 6 मास्टर क्लास आपको मिलेंगे जो आपके नीट हो या JEE हो, इन एग्जाम के लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो प्यारे बच्चों
आप इन टॉपिक्स को, आपका ये क्या हो गया, आप मिलेगा आपको कहाँ, मास्टर क्लास नंबर 1, जिसमें आपको केवल क्या मिलेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन। मास्टर क्लास 2 में देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, रेजोनेंस तीसरे लेक्चर में, चौथे में SIR, आर्थो इफेक्ट, और इन दोनों में एक लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं अगर आपको कहना चाहूँ तो ये सेकंड लेक्चर होगा, थर्ड लेक्चर होगा, ये फोर्थ होगा, और ये आपका 5। तो मोस्टली आपके 5 लेक्चर में ये GOC के 70 to 80% आपके जितना आपको रिक्वायरमेंट है तो बहुत सारी चीज़ें PhD नहीं करनी है आपको आपके क्वेश्चन बनने चाहिए। ओके प्यारे बच्चों, सो बाय बाय, थैंक यू।